हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में जो आया 1946 में। हमने क्रिस्ट मिशन के बारे में पढ़ा पिछली क्लास में। आज हम बात करेंगे आपसे कैबिनेट मिशन के बारे में। देखिए, विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है और अब क्या हो रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। हालांकि उस समय पे हमने देखा कि मिशन 0R के तहत कांग्रेस के नेताओं को जो है जेलों में बंद कर दिया गया। उसको लेकर यह भी कहा जाता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो लीडरलेस था। खैर, आज हम क्विट इंडिया पे बात नहीं कर रहे, आज हम बात कर रहे हैं कैबिनेट मिशन पे। और ये कैबिनेट मिशन काइंड ऑफ एक आखिरी कोशिश है अंग्रेजों की कि भारत के ऊपर शासन अपना बनाकर रखा जा सके। लेकिन क्यों नहीं हुआ, क्या रहा, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन कैबिनेट मिशन ने क्या किया और क्या मामला रहा। देखो, अभी तक जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, और खासकर मुस्लिम लीग, टू नेशन थ्योरी आ चुका है, अलग पाकिस्तान की डिमांड हो रही है, वो सब एक कारण यह भी रहा कि पीछे के मिशंस वगैरह फेल रहे। लेकिन कैबिनेट मिशन समहाउ सभी राजनीतिक दलों को कन्विंस इसने किया। और क्या क्या मामला था इसका, वो हम आज आपसे बात करेंगे। देखिए, पहली बात, इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों था? क्योंकि इसके 3 मेंबर थे और वो तीनों के तीनों मेंबर्स ब्रिटिश कैबिनेट के हिस्सा थे। वो 3 मेंबर्स कौन थे? सर पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स। और इनमें जो पैट्रिक लॉरेंस है वो इस मिशन के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। और इसका नाम इसी वजह से क्या पड़ा? कैबिनेट मिशन पड़ा। अब इसमें और क्या बात है, ऑब्जेक्टिव ये लेकर आया था कि जो भारत में राजनीतिक समस्याएं थी, जो उथल पुथल चल रही थी, उस सबको कैसे भी शांत करना था। मतलब जो भारत पे जो शासन चला आ रहा था सदियों से, उसको कैसे भी करके जो टर्बुलेंस भारत में हो रहा था उसको शांत करके उस शासन को वापस चलाया जा सके। इसने भी कुछ अनाउंसमेंट्स वगैरह किए। क्या चीजें थी, क्या रहा, उस पर हम बात आज करेंगे। पहली बात, इसने क्या कहा कि एक ऐसे भारत संघ का निर्माण किया जाएगा जिसमें आपकी देसी रियासतें और जो भारतीय प्रांत है दोनों शामिल होंगे। सच यूनियन ऑफ इंडिया विल बी फ्रेम्ड, जिसमें कि प्रिंसली स्टेट्स एंड प्रोविंसेस दोनों शामिल होंगे। और इस यूनियन के पास अपना एग्जीक्यूटिव भी होगा और लेजिस्लेचर भी होगा। मतलब कार्यपालिका भी रहेगी और विधायिका भी रहेगी। और इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों दोनों के शामिल होंगे। एक बात हुई। और क्या कह रहे हैं, इस संघ को, जैसे आज हम देखते हैं ना, संघीय सरकार है, उसके पास अपने विषय हैं, कुछ उसी टाइप से मामला है। और इस संघ के पास इन्होंने शक्ति क्या दी? फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। ये मामले कौन संभालेगा? हमारा संघीय सरकार संभालेगी। और इनको संभालने के लिए, इनको मैनेजमेंट करने के लिए ये फंड्स रेज कर सकते हैं, टैक्सेस वगैरह इंपोज कर सकते हैं। ये भी इनको शक्ति दी गई। और इसी मिशन के माध्यम से, मतलब कैबिनेट मिशन के माध्यम से ही हम ये भी जानते हैं कि एंटरिम गवर्नमेंट भी बनी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनी। 1946 में ही बनी। अब यहां जब हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम आगे जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पढ़ेंगे तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम एंटरिम गवर्नमेंट क्या थी, क्योंकि कई बार हम परीक्षाओं में देखते हैं कि एंटरिम सरकार में कौन सा जो पोर्टफोलियो था या मंत्रालय था, किस मंत्री के पास था। हम बात करेंगे अभी एंटरिम गवर्नमेंट के बारे में। देखो, ये एंटरिम गवर्नमेंट कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग से बना दी गई हो या ब्रिटेन का शासन खत्म हो गया हो। ये वस्तुतः है जो गवर्नर जनरल या वायसरॉय था, उसी की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसी को हम एंटरिम गवर्नमेंट कह रहे हैं। क्योंकि इसमें भारतीय लोग ज्यादा शामिल हो गए, पूरी तरह से अब ये भारतीय हो गए, गवर्नर जनरल या वायसरॉय को छोड़ के। अब एक और बात समझने की है। देखिए, ब्रिटेन के अधीन ये सरकार बन रही है, भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ है। अब कौन कौन लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो गवर्नर जनरल या वायसरॉय को ही इसका प्रेसिडेंट आप मानेंगे। एक बात, वाइस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू। एक्सटर्नल अफेयर्स और या फॉरेन अफेयर्स हम कहें, और कॉमनवेल्थ रिलेशंस भी जवाहरलाल नेहरू। होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सरदार पटेल। इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज जॉन मथाई। लेबर जगजीवन राम। डिफेंस सरदार बलदेव सिंह। फाइनेंस लियाकत अली खान, ये वही लियाकत अली खान है जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। और एजुकेशन एंड आर्ट्स सी राजगोपालाचारी। अब एक बात और समझने की है, हम बात कर रहे हैं 1946 की, जब ये एंटरिम गवर्नमेंट बनी, यानी कि 2 सितंबर 1946। यहां कहने का मतलब ये है कि ऑल दिस पीपल हैव जॉइंड ब्रिटेन। मतलब जो कहने की हम बात कर रहे हैं कि हमें आजादी चाहिए, क्या उसके विरोध में नहीं है? एक बात। तो क्या मैं ये कह दूं कि कांग्रेस का हाथ नहीं है आजादी में? दूसरी बात। तीसरी बात, ऐसा क्या हुआ
कि कुछ ही समय में सितंबर में गवर्नमेंट बन रही है, 1947 में देश छोड़ के भाग जाएंगे। देखिए दो बातें हैं, अगर हम यहां पर ये देख रहे हैं कि इन्होंने जो व्यवस्था है उसको अपनाया, तो यहां एक बात समझने की है कि भारतीय लोग भी चाहते थे कि क्या हो कि जो भारत में राजनीतिक अव्यवस्था फैली हुई थी उसको किसी प्रकार पहले शांत किया जाए, एक बात। दूसरी बात, जो इस स्थिति तक भारत पहुंचा वो इन सभी राजनेताओं का मिला जुला प्रयास था। और तीसरी बात, जो अंग्रेज भारत छोड़ के भागे उसके एक नहीं कई कारण थे। पहला कारण, विश्व युद्ध अंग्रेज जीते जरूर थे लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। आप अपने घर को पहले संभालोगे ना। दूसरी बात कि जो भारत में व्यवस्था थी उसको अब संभालना इतना आसान नहीं रह गया था। और तीसरी बात कि भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो तो बहुत प्रबल रूप में विकसित हो ही चुकी थी, उसके साथ साथ क्रांतिकारी घटनाएं भी बहुत पुरजोर हो रही थी। मतलब उस समय आईएनए के अधिकारी हों या अन्य क्रांतिकारी हों, वो अंग्रेज अधिकारियों को सीधा सीधा अटैक कर रहे थे, टारगेट कर रहे थे। और अब अंग्रेजों के लिए भारत में लंबे समय तक टिके रहना लगभग असंभव हो गया था। और इसी के चलते देखो 2 सितंबर को बन रही है गवर्नमेंट, सितंबर से निकाल के फरवरी 1947 में उस समय का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली अनाउंस कर रहा है कि हम जून 1948 तक भारत छोड़कर चले जाएंगे। मतलब अब इस स्थिति में पहुंच गए कि अब स्वतंत्रता की ओर हम आगे बढ़ने लगे। आगे की बातें हम अगली वीडियोस में करेंगे। और इस तरह से कंटिन्यूअसली इस तरह की क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो भी आपके प्रश्न रहते हों उनको हमेशा कमेंट बॉक्स में आप छोड़ दें। हम जल्द से जल्द प्रयास करेंगे कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर वहीं पर दिया जाए। धन्यवाद।